ऐसा नहीं है देखो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज अच्छा हो जाता है या फिर किसी भी कंपनी में हो जाता है, वो सही है, इवेंचुअली वो काम करता है, पर इंटरव्यूज एक अलग डिफरेंट चीज है। हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि तुमसे सिर्फ डीएसए ही पूछा जाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग सिर्फ डीएसए पूछते हैं भाई, सिर्फ डीएसए सीनियर पोजीशंस पे भी। पर और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि डीएसए को कुछ वैल्यू ही नहीं देना चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं हाँ ठीक है अच्छी बात है पर तुम मेरा काम कर सकते हो कि नहीं। तो डीएसए क्यों पढ़ना है हम लोग को, ताकि हम लोग उनके काम करने के कैपेबल बन जाए। ठीक है, डीएसए करना तुम्हारे लिए अल्टीमेटली फायदेमंद है और चीटिंग नहीं करना है इसमें, पूरे इसमें गेम में चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हम लोग साथ में चलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आता है, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम उसको ड्राई रन करना सीखो, तुम समझो कि वो काम कैसे होगा। ड्राई रन करोगे ना तो ये एग्जैक्टली तुम्हारे कॉपी पे वो पैटर्न बना देगा। सिर्फ ड्राई रन करोगे तभी, तुमको इवन समझने की भी जरूरत नहीं, और उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो हम बहुत बहुत जोर से ये बात कहना चाह रहे हैं अभी कि डीएसए के क्वेश्चंस कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि किसी ने सॉल्व ही नहीं किए हैं और तुम सॉल्व करके एकदम मतलब हीरो बन जाओगे, बिल्कुल, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। डीएसए ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है जिसको सॉल्व करके हम कंप्यूटर साइंस में थिंकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। हम समझते हैं कि कैसे सोचना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, राइट। अभी हम लोग ना एक तरह से तुम कह लो कि अभी हम लोग अपने हथियार बना रहे हैं, अभी हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं जिससे हम लोग डेवलपमेंट में उतरे काम करने के लिए, तो हम उस समय में अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी एक बार अच्छे से पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी समझेंगे, जिसमें हम लोग पैटर्न प्रॉब्लम्स का, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स का कुछ का प्रॉपर्ली एनालिसिस करके देखेंगे, ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि हम लोग बेटर एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। बस ये जान जाओ अभी के लिए कि बिग ऑफ वन में कोई काम कर देना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम है कंप्यूटर साइंस। तो दिस इज नॉट फीजिबल ना कि हम हर बार एक नया एरे बनाएं और कुछ एक ऑपरेशन करें, और उन ऑपरेशंस में जरूरी है कि ये सारे एलिमेंट्स को उसमें उठा के डालना है, तो बिग ऑफ एन टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल, है ना। ओके, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग जर्नी में अपना नेक्स्ट स्टेप रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फुट डालने वाले हैं, जो कि कैसे होगा, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अभी उससे पहले देखो हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि हम लोग डेटा टाइप्स जानते हैं। ठीक है, क्या क्या डेटा टाइप हम लोग जानते हैं। एक पहला है देखो सबसे कॉमन इंट। ठीक है, और क्या क्या जानते हो भाई, लॉन्ग जानते हैं, ठीक है, फ्लोट जानते हैं, कैरेक्टर जानते हैं, स्ट्रिंग जानते हैं, ठीक है, बुलियन जानते हैं। सी प्लस प्लस में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी थी, डेटा टाइप्स हैं बट ये सब। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो कोई भी जो डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ ना कुछ डेटा रखा होगा, राइट। और वो डेटा, कोई भी जब हम डेटा का बात करेंगे तो वो डेटा किस टाइप का है ये पता होना चाहिए, है ना, किस टाइप का डेटा है। तो जैसे अगर मान लो कि हम बोले नाम है, किसी का नाम है या किसी का एड्रेस है, तो वो किस टाइप का डेटा है, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ। ठीक है, स्ट्रिंग कह लो या कैरेक्टर एरे कह लो। ठीक है, हम लोगों ने सी प्लस प्लस में देखा कि स्ट्रिंग्स होते हैं, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि हम लोग को एक स्टूडेंट बनाना हो या कोई ह्यूमन बनाना हो, ठीक है, तो उस स्टूडेंट के पास क्या क्या आइडेंटिटी होगी, क्या क्या चीजें होगी, तो उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, है ना, उसके अलावा उसका क्लास होगा, किस क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ता है, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए उसको। ठीक है, ये सारी चीजें कभी कभी स्टोर करनी पड़ेगी। क्यों स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं तुम्हें, एक मान लो हम लोग एक इसी एग्जांपल को लेते हैं कि मेरे पास देखो ये दो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुछ दो ऑब्जेक्ट है, हम ये कह रहे हैं कि हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट का 3D में जो भी पोजीशन बनेगा उस पोजीशन के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है। ऐसे ऐसे मान लो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके। तो अगर हम उसको सॉर्ट करना चाहें किसी पोजीशन, लेट से वो जो वहां पे एक कोना दिख रहा है अपना, यहाँ पे देखो इधर साइड से मेरे पीछे दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ पे ये जो कोना दिख रहा है इसको लेट से 0 0 0 बोलते हैं। 3D में हम लोग देखेंगे। तो अब अगर हमको इन सब चीजों का पोजीशन रखना है अपने पास, तो ये इसके लिए हमको मतलब कुछ तो तरीका बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, जिसमें हम इनकी पोजीशंस रख सकें। तो अगर तुम इसी चीज को सोचो, अपने पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग ना, एक पहले तो हम लोग इस तरह से बना ले कि x का एक्सिस रख लेंगे सबका, कि एक का मान लो हो गया 1, एक का हो गया 2, और उस तरह से y का एक्सिस रख लेंगे सबका, कि एक का हो गया 3, एक का हो गया 5। ठीक है, ये और इस तरह से z का भी रख लेंगे। z के लिए लेट से हो गया 10 और 32। ठीक है, तो अब अगर इस बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है, तो देखो हमको पहले क्या कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि
पहला जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके लिए x क्या बन रहा है 1, y क्या बन रहा है 3 और z क्या बन रहा है 10, इस तरह से रखा हुआ है। तो ये मेरे लिए एक फीजिबल तरीका नहीं है। ये एक तरीका है, सही बात है, ये एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग एरे बोलते हैं, राइट। एरे, एरे क्या होता है? एरे इज अ कंटीजियस, ओके देखो ये मेरा जो को पायलट है वो बता रहा है, हम इसके बारे में भी थोड़ा तुम लोगों को बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखो ये एक को पायलट है जो कि गिटहब की तरफ से आता है, तुम भी इसको लॉग इन करके जरूर से यूज करो। यहाँ पे देखो ये है ना, ये जो बना हुआ है ना, ये गिटहब को पायलट है। इसमें इनिशियलाइज करने के लिए आता है, उस पर क्लिक करके गिटहब से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये बहुत सारा कोड ना अपने आप जनरेट करता है। जैसे हमने सिर्फ एरे लिखा है तो ये यहाँ पे कुछ तो हमको बता रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। जो भी देखो इस क्या बता रहा है ये पढ़ते हैं। एरे इज अ कंटेनर दैट इनकैप्सुलेट्स फिक्स्ड साइज एरे, इट इज अ रैपर अराउंड सी स्टाइल एरेज, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ मोर कन्वीनियंट एंड सेफर इंटरफेस फॉर वर्किंग विद एरेज इन C++। हाँ ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी सी स्टाइल एरे होता है वही C++ का सेम ही होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। और ये जो भी तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आता है, सेफर इंटरफेसेस फॉर वर्किंग विद एरे इन C++। तो इस तरह से, लेकिन जैसे अभी तो ये टेक्स्ट सजेशन दे रहा है ना, ये बहुत अच्छा कोड सजेशन भी देता है, बट इसका यूज कब करना है? देखो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब भी हम लोग कुछ ऐसा बना रहे होंगे जिसमें बहुत सारा कोड लिखना है, अपने को पता है क्या लिखना है, पर हम लोग ना कोई प्रैक्टिस जोन में नहीं चल रहे हैं, हम लोग को कुछ तो डेवलपमेंट जोन में चल रहे हैं कहना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग कुछ तो डेवलप कर रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं वो मैटर नहीं कर रहा है। पर अभी डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आता है, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम उसको ड्राई रन करना सीखो, तुम समझो कि वो काम कैसे होगा। जैसे हम लोगों ने जब फॉर लूप वाले से अभी एग्जैक्टली पैटर्न्स बनाना सीखा है, राइट। तो उन पैटर्न्स में जब हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे, वो फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर एक और फॉर लूप चल रहा है, उसमें कुछ कंडीशंस चेक हो रही है, ब्रेक हो जा रहा है, जो भी चीजें ये हो रही है ना, इसको ड्राई रन करोगे ना तो ये एग्जैक्टली तुम्हारे कॉपी पे वो पैटर्न बना देगा। सिर्फ ड्राई रन करोगे तभी, तुमको इवन समझने की भी जरूरत नहीं, और उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डीएसए में भी ना एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो हम बहुत बहुत जोर से ये बात कहना चाह रहे हैं अभी कि डीएसए के क्वेश्चंस कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि किसी ने सॉल्व ही नहीं किए हैं और तुम सॉल्व करके एकदम मतलब हीरो बन जाओगे, बिल्कुल, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। डीएसए ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है जिसको सॉल्व करके हम कंप्यूटर साइंस में थिंकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, हम समझते हैं कि कैसे सोचना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, राइट। हम लोग जब हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम एक बड़ा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें भी बेसिकली स्टेटमेंट्स एंड टोकन्स में ही टूटने वाली हैं वो चीजें, पर अपने को समझ में आना चाहिए। अपने को अगर ड्राई रन कराने आएगा ना तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को देख पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कब कहाँ पे क्यू यूज होके माइक्रो सर्विसेज में कैसे चला जा रहा है, इसमें पता चलेगा हम लोगों को कि कब हम लोग रेडिस यूज कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक गिवन मैप ही है ऑलरेडी, है ना। बहुत सारी चीजें अलग अलग करने को मिलेगा, पर उसके लिए तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स आना ही चाहिए ताकि ना तुम बैटल फील्ड में तैयार हो पाओ। अभी हम लोग ना एक तरह से तुम कह लो कि अभी हम लोग अपने हथियार बना रहे हैं, अभी हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे हम लोग जब डेवलपमेंट में उतरे काम करने के लिए तो हम उस समय में अच्छे से काम कर पाए। तो जब हम लोग ना देखो, जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तब हम लोग ये गिटहब को पायलट यूज करेंगे, अभी हम लोग ये यूज नहीं करने वाले, इसलिए देखो हम इसको स्नूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे से हम जरा अपने आप को ही हटा देते हैं, ठीक है ब्रो। यहाँ पे देखो हमने इस तरह से स्नूज करना है, ये 5 10 ऐसे करके, देखो आई गेस दिख रहा होगा, अभी हम लोग इसको 74 मिनट के लिए स्नूज कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी ये सजेशन नहीं देगा, देखो इसका सजेशन गायब हो गया यहाँ पे से, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं फट से। हाँ, तो एरे क्या होता है अपने पास, देखो एरे ये दिया हुआ है कि एरे इज अ, ठीक है, एरे इज अ कंटीजियस एलोकेशन ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका क्या मतलब हो रहा है कि एक डेटा टाइप चलो ले लेते हैं इंटीजर, और उसका एलोकेशन कई बार कर देते हैं। तो देखो तुम्हें याद होगा कि हम लोग पढ़े थे एरे का जो साइज होता है 4 बाइट्स का होता है ना। तो अब ये बात हमें बताओ कि अगर हम लोग कंटीजियस एलोकेशन करते हैं, मान लो 2 बार सेम मेमोरी रखना चाहें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बाइट्स यानी कि 8 बाइट्स, है ना। तो यानी कि हम लोग इस तरह से कुछ रखना चाह रहे हैं कि इसमें 1 और 2 दोनों चीज रख पाए। अगर हम लोग सिर्फ इंटीजर लिए हुए थे तो इसका मतलब हो रहा था कि
हम लोग सिर्फ 1 रख पा रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग दो मेमोरी अगर एलोकेट कर लिए हैं तो हम लोग 8 बाइट्स का बना रहे हैं, है ना, 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स में हम लोग इस तरह से देखो 1 और 2 रख पाए, तो अगर उस तरह से 3 बार मेमोरी ले लो, 3 इंटू 4 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से तुम कई बार कर सकते हो, मेरा मतलब। तो अब इसको अगर हम लोग सोचें तो हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि कोई तो एक तरीका होना चाहिए कि जिससे हम जितना बार चाहें उतना बार एलोकेट कर लें, है ना। तो इस तरह से बना लो भाई, इंट एरे ऑफ n। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये एक n साइज का इंटीजर का एरे है ना। तो n इंटू 4 बाइट्स का ये होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो जो एरे है ना वो थोड़ा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उसका लिमिट आता है मेन बात से कि साइज, पर उसका फायदा क्या है, हम लोग पहले इसका फायदा देखते हैं। एरे यूज करने का फायदा क्या है, तो देखो एरे जो है वो एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। मतलब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इतना चीज रख लेते हैं, चलो, बट 10 भी रख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो जब हमने इतना बड़ा एक मेमोरी बना लिया है, अब इसका क्या साइज होगा ये तो हम लोग 4 इंटू करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर इसमें अब हमको कोई मान लो मेमोरी निकालना हुआ या उसमें कोई मेमोरी डालना हुआ तो क्या करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर तुम इस चीज को सोचो, हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं ना, एरे ऑफ आई, इस तरह से अगर तुम लिख दोगे, मान लो कि ये एक इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एरे ऑफ आई बोलते ही ये जो भी पोजीशन है तुम्हारा इसमें से, ये पोजीशन क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ये पोजीशन हम लोग एक्सेस करते हैं 0, n-1, ठीक है। ये n क्या था, n इसका एरे का साइज था, ठीक है, n-1। n-1 क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहला 0 पे है तो दूसरा 1 पे हुआ, तीसरा 2 पे हुआ, चौथा 3 पे हुआ, उस तरह से n वाला जो है वो n-1 पे हुआ, ठीक है। तो अब जैसे क्या हो रहा है, अगर तुमको कोई एलिमेंट इसमें मतलब गेट करना है या सेट करना है, बस यही दो काम करते हैं, ठीक है। या तो अगर तुमको इसमें कोई वैल्यू सेट करना है, मतलब अपडेट कर दो, किसी तरीके से एडिट कर दो, है ना, उसमें 2 जोड़ दो, 10 घटा दो, ऐसा कुछ करना है, तो वो तुम एक बार में कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेटमेंट का काम है वो। कैसे एक स्टेटमेंट का, कि हम बोल रहे हैं कि एरे ऑफ आई जो है वो अपना इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये मान लो आई 0 था तो ये 0th वाले को कर देगा, अगर आई की वैल्यू 10 थी तो ये एरे में 10th वाली पोजीशन वाले को 0 सेट कर देगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट का काम हुआ है, हम लोग बहुत काम नहीं किए, एक स्टेटमेंट का काम किए सिर्फ, ठीक है। उसी तरह से अगर तुमको गेट भी करना है तो लेट से अगर हम ऐसा बोले इंटीजर c इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 10, ऐसा कुछ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि एरे ऑफ 10 वाले पोजीशन पे जो भी है, यहाँ पे से 10वें पोजीशन पे जो भी होगा, यही होना चाहिए आई गेस, या तो ये होगा, तो 10वें पोजीशन पे जो भी है उसकी वैल्यू तुम उठा के सी में डाल दो, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो गेट या सेट दोनों करने में ही हम लोग को एक एक स्टेटमेंट का काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बिग O ऑफ 1, ठीक है, बिग O ऑफ 1। अभी हम लोग ना लेटर ऑन अभी एक बार अच्छे से पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी समझेंगे, जिसमें हम लोग पैटर्न प्रॉब्लम्स का, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स का कुछ का प्रॉपरली एनालिसिस करके देखेंगे, ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि हम लोग बेटर एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। बस ये जान जाओ अभी के लिए कि बिग O ऑफ 1 में कोई काम कर देना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि इसमें प्रॉब्लम क्या है एरे में। अगर ये इतना ही अच्छा है तो कुछ तो प्रॉब्लम भी होगा, तभी हम लोग आगे भी डेटा स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो होता है स्पेस का, ठीक है, साइज का। इसके मतलब जैसे अगर हमने बोल दिया कि ये इंटीजर एरे 2 ऑफ 20 है, तो अब अगर हम इसमें बोलें कि भाई हमको तुम एरे ऑफ 30 में कोई एलिमेंट डाल दो, तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगा, ये कहेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है, देखो सी में ना ये चीज एरर नहीं देता है, ये गार्बेज वैल्यू कुछ ना कुछ ले आके तुम्हें दे देता है, पर ऐसे एरर आता है जब तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी यूज करोगे तो उसमें एरर आता है कि इतना साइज स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर सकता है। प्लस मान लो कि हम लोग को तो जैसे ये पता है ना कि ये 30 नहीं है, तो हम लोग ये गलती ना करें। अगर तुम कहो कि हम लोग ये ना गलती करें और ऐसा करने से पहले हम कहें कि एरे का साइज तुम बढ़ा लो पहले थोड़ा सा, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, बिल्कुल। हम लोग एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते, हम लोग एरे का साइज बढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम लोग एरे का साइज नहीं बढ़ा सकते तो क्या कर सकते हैं, तो जैसे अगर तुम सोचो कि अगर हम लोगों को एक एरे है, मान लो जैसे ये 20 साइज का, अब हमने बोला कि हमको अभी ये 20 नहीं, हमको ये 30 साइज का चाहिए। मान लो कि ये 20 नहीं, इसको चलो 10 ही बनाते हैं, ठीक है, छोटा रहेगा।
और इसको अब हमको 15 साइज का बनाना है। 10 साइज के इस एरे में लेट्स से कि हमने दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से ये 11 साइज का हो जाएगा वैसे तो, है ना। हाँ, तो लेट्स से कि ये 11 ही साइज का है भाई। तो अब हम बोल रहे हैं कि अब हमको इसको लेकिन 15 साइज का बनाना है। तो अगर तुमको इसको 15 साइज का बनाना है तो तुमको क्या करना होगा ना, तुमको एक एरे 3 बनाना पड़ेगा बेसिकली। एरे 3 जो होगा वो 15 साइज का हो जाएगा पहले, उसके बाद तुम क्या करोगे, फॉर इंटीजर लेट्स से ऐसा कर देते हैं इसको, ठीक है। यहां पर हम आए i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 15 और फिर i प्लस प्लस 15 नहीं, इसको 11 तक चला लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे, एरे 3 के अंदर तुम, एरे 3 ऑफ i के अंदर तुम क्या कर दो कि एरे 2 ऑफ i को भर दो, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखो इससे ये हो रहा है ना कि इतना सारा स्टेटमेंट लगाना पड़ रहा है हमको। यहाँ पे 11 साइज का है ये, इसलिए ये 11 साइज तक इस तरह से चल रहा है, ठीक है। 11 साइज तक ये क्या कर रहा है कि एरे 2 में जो i वाली पोजीशन पे वैल्यू रखी हुई है, यहाँ की ये सारी वैल्यूज, इनको उठा के पहले एरे 3 में डाल रहा है ये, ठीक है। ये इतना सारा हमें काम करना पड़ा। ये कितना काम करना पड़ा, n काम करना पड़ा, है ना। n काम कैसे करना पड़ा, क्योंकि हम एक लूप चला रहे हैं, इस लूप के अंदर में हम लोग एक स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पर ये लूप चल रहा है n बार, है ना। अगर ये एरे 2 तुम्हारा n साइज का होता तो यहाँ पे भी हम लोग n कर देते, है ना, यहाँ पे भी हम लोग n कर देते। तो इस वजह से ये n साइज तक, n बार तक हमको क्या करना पड़ा, बिग O ऑफ 1 स्टेटमेंट को रन करना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं बिग O ऑफ n, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम n टाइम्स तक बिग O ऑफ 1 परफॉर्म करते जा रहे हैं, n इंटू 1 यानी n, ठीक है। ये होता है एक और। अब जैसे देखो, अब लेकिन मेरे पास जो है 11 के बाद मतलब 11 12 13 14 ये 4 साइज खाली है अब मेरे पास। अब हम वो चाहे तो वो काम कर सकते हैं। तो तुम सोचो कि ये कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लेक्स काम हुआ। ये एक बिग O ऑफ n का स्टेटमेंट ले रहा है, अगर हमको थोड़ा सा साइज बढ़ाना है तो, है ना। चेंज हम लोग कर पा रहे हैं चीजों को। पर अब वही बात, और इसमें हम प्रॉब्लम दिखाते हैं तुम्हें। अब लेट्स से ना कि इन सारी चीजों को कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कि मेरे पास एक एरे दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमको 5 और 7 के बीच में 6 डालना है, ठीक है। तो तुम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास ये एरे का साइज फिक्स हो गया है। तो हमको फिर से ऐसा कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे भाई, कि पहले 1 डाल दो, फिर 3 डाल दो, फिर 5 डाल दो। अब तुम 5 के बाद बोल रहे थे 6 डाल दें, इसलिए प्रोग्रामेटिकली हम यहाँ पे फिर 6 डाल दें, फिर 7 डाल दें, फिर 9 डाल दें, ठीक है। इस तरह से होगा। तो दिस इज नॉट फिजिबल ना, कि हम हर बार एक नया एरे बनाएं और कुछ एक ऑपरेशन करें, और उन ऑपरेशंस में जरूरी है कि ये सारे एलिमेंट्स को उसमें उठा के डालना है। तो बिग O ऑफ n टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल, है ना। दिस इज नॉट गुड, दिस इज एनीवेज नॉट गुड। तो इसलिए फिर हम लोगों ने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग ऐसी फालतू की प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए, जो कि एल्गोरिदमिकली बेटर हो। क्यों अच्छा एल्गोरिदम लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये स्टेटमेंट कंप्यूटर पे रन करने के लिए एनर्जी खर्च होता है, मेमोरी खर्च होता है, ठीक है। एनर्जी मतलब कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं। पर मेमोरी मतलब क्या है कि मेमोरी तुम्हारा स्पेसिफिक, तुम्हारे सर्वर की कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये हमेशा कोशिश करना है कि हम लोग अच्छा एल्गोरिदम लिखें, ठीक है। हम लोग इन्हीं चीजों के प्रैक्टिस करने के लिए ही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है देखो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज अच्छा हो जाता है या फिर किसी भी कंपनी में हो जाता है, वो सही है, इवेंचुअली वो काम करता है। पर इंटरव्यूज एक अलग डिफरेंट चीज है। हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि तुमसे सिर्फ डीएसए ही पूछा जाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग सिर्फ डीएसए पूछते हैं भाई, सिर्फ डीएसए, सीनियर पोजीशंस पे भी। पर और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि डीएसए को कुछ वैल्यू ही नहीं देना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर तुम मेरा काम कर सकते हो कि नहीं। तो डीएसए क्यों पढ़ना है हम लोग को, ताकि हम लोग उनके काम करने के कैपेबल बन जाएं, ठीक है। डीएसए करना तुम्हारे लिए अल्टीमेटली फायदेमंद है, और चीटिंग नहीं करना है इसमें, पूरे इसमें गेम में चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हम लोग साथ में चलेंगे। आई होप कि तुमको जो भी डाउट्स हो रहा हो, जो भी तुमको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो तुम उसको पूछो, तुम उसको जरूर से कमेंट्स में पूछो। हम कमेंट्स देखेंगे, हम उसमें रिप्लाई करेंगे। और क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है ना, मतलब कोई सामने से रिप्लाई देने वाला नहीं है, कोई लाइव क्लास जैसा सिस्टम नहीं है। लाइव क्लास होता है तो उसमें सामने से रिस्पॉन्स देता है कि नहीं भाई हमको ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, या फिर ये बात तुम क्या कह रहे थे हमको थोड़ा अच्छे से बताओ। तो इसलिए आई होप कि तुम लोग जरूर से कमेंट्स ऐड करोगे। अगर तुम्हें समझ में आता है तो भी जरूर से कमेंट्स ऐड करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।